रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था। मामूल के मुताबिक घर के तमाम काम निमट चुके थे। हमारी 4 अफराद पर मुश्तमिल छोटी सी फैमिली अपनी रोज़मर्रा के बाद सोने की तैयारी करी थी। मैं, मेरी बीवी निता और हमारे 2 छोटे बच्चे दिन भर की थकन के बाद अब आराम के मूड में थे। मैं एक निजी कंपनी में मुलाजमत करता था और एक मुतवस्सित तबके के आम शहरी की तरह मेरे भी कई मसाइल थे। उस रात हम ड्राइंग रूम में बैठे हल्की आवाज़ में टीवी देख रहे थे जब बच्चे अपने कमरे में सो चुके थे। निदा किचन में सुबह के नाश्ते की कुछ तैयारी करके आई और सोफ़े पर बैठते हुए बोली कि आजकल हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मोहल्ले में चोरी चकारी की वारदातें बढ़ गई हैं, इसलिए रात को मरकज़ी दरवाज़ा अच्छी तरह लॉक कर दिया करें। मैंने मुस्कुरा कर उसे तसल्ली दी और कहा कि तुम बिला वजह फ़िक्रमंद होती हो, हमारा मोहल्ला काफ़ी महफूज है। फिर मैंने उठकर बाहर के लोहे के वज़नी दरवाजे का कुंडी लॉक चेक किया, बिजली का मेन स्विच देखा और वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। घड़ी की टिक टिक के साथ घर पर एक खामोश और पुरसुकून फ़िज़ा तारी हो चुकी थी। बिल्कुल ठीक 12 बजे जब पूरा मोहल्ला गहरी नींद में डूब चुका था, अचानक हमारे बाहर वाले दरवाजे की घंटी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। मैं और निदा एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि इतनी ताख़ीर से किसी का आना बिल्कुल गैर मामूली था। मैं बिस्तर से उठा और राहदारी में आकर रुका। घंटी मुसलसल और बेसब्री से बज रही थी, जैसे कोई बहुत जल्दी में हो। निदा ने डरते हुए मेरा बाजू थामा और कहा कि इतनी रात को दरवाज़ा मत खोलें, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, लोग तरह तरह के फ़रेब करते हैं। मैंने दरवाजे के करीब जाकर अंदर ही से ऊंची आवाज़ में पूछा कि कौन है इतनी रात को। बाहर से एक लड़की की इंतहाई डरी हुई और रोती हुई आवाज़ आई कि खुदा के लिए दरवाज़ा खोल दें, मुझे बचा लें, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, खुदा का वास्ता है, मुझे पनाह दे दें। आवाज़ में बेपनाह खौफ और लर्जिश थी। मैं चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गया। जहन में एक तरफ दौरे हाजिर के ख़तरात और धोखेबाजियों के ख्यालात आ रहे थे कि किसी अजनबी को रात के इस पहर घर में घुसाना कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ एक लड़की की बेबस और फरियादी आवाज़ इंसान को किसी की मदद करने पर मजबूर कर रही थी। निदा ने हल्की आवाज़ में कहा कि अगर ये कोई चाल हुई तो। लेकिन मैंने कहा कि अगर सच में कोई मुसीबत में होगा और हमने दरवाज़ा ना खोला तो अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे। मैंने हिम्मत की, लोहे की जाली वाले छोटे हिस्से से झांक कर देखा तो बाहर एक 20-25 साल की लड़की खड़ी कांप रही थी। उसके कपड़े मट्टी से अटे हुए थे और वो बार बार गली की सड़क की तरफ देख रही थी। बिल आखिर हमने मजबूर होकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही वो लड़की फ़ौरन अंदर की तरफ लपकी और हाँफते हुए बोली कि पहले दरवाज़ा बंद करें, वो लोग आ जाएंगे। मैंने जल्दी से लोहे का भारी दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी। लड़की की हालत देखकर लगता था कि वो किसी बहुत बड़े सदमे से गुजरी है। उसकी सांस फूली हुई थी और वो ज़ारों कतार रो रही थी। निदा उसे सहारा देकर अंदर ड्राइंग रूम में ले गई और सोफ़े पर बिठा दिया। मैंने किचन से ठंडा पानी लाकर उसे दिया। लड़की ने कांपते हाथों से गिलास थामा और चंद घूंट पीकर गिलास मेज़ पर रख दिया। उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। हमने उसे पूछने की कोशिश की कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम्हारे घर वालों का नंबर क्या है, ताकि हम उनसे रब्ता कर सकें। उसने हिचकियों के दरमियान बताया कि वो शाम को बाजार से वापस आ रही थी कि कुछ गाड़ी वाले गुंडों ने उसे ज़बरदस्ती उठा लिया और एक वीरान इमारत में ले गए। उसने बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचाई, लोहे की राड से एक शख्स को मारा और अंधेरे में भागती हुई यहाँ तक पहुँची है। हम दोनों मियाँ बीवी उसकी आप बीती सुनकर सख्त परेशान और गमज़दा हो गए। निदा की आंखों में भी आंसू आ गए। हमने उसे कहा कि तुम बिल्कुल महफूज हो, अपने घर वालों का फ़ोन नंबर बताओ ताकि हम उन्हें इतला दे सकें। इस पर लड़की ने सर पकड़ लिया और कहने लगी कि सदमे और खौफ की वजह से उसे अपने वालिद या किसी रिश्तेदार का नंबर याद नहीं रहा, तो उसका अपना फ़ोन अगवाकारों ने छीन लिया है। उसने मिन्नत समाजत करते हुए कहा कि अंकल मुझे सिर्फ आज की रात यहाँ रहने दें, सुबह होते ही मैं चली जाऊँगी या जैसे ही मुझे नंबर याद आएगा मैं अपने घर बात कर लूँगी। हमारे पास उसकी बात पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए कि इतनी रात को एक अकेली डरी हुई लड़की को सड़क पर नहीं निकाला जा सकता था। हमने उसे मेहमान खाने में बिस्तर लगा कर दिया और खाना गर्म करके खिलाया। खाना खाते वक्त वो बहुत आर्जी का मुजाहरा कर रही थी, लेकिन उसका जहन मुसलसल इर्द गिर्द के माहौल का जायज़ा ले रहा था। जब मेरी बीवी ने लड़की को खाना और कपड़े दिए तो वो थोड़ी देर बाद अपने हाथ मुंह धोकर वापस ड्राइंग रूम में आई। उसके चेहरे से खौफ अब भी ज़ाहिर था, लेकिन कपड़े बदलने के बाद उसकी हालत पहले से कदर बेहतर लग रही थी। हम उसे बार बार हौसला दे रहे थे कि अब वो बिल्कुल महफूज है और इसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी दौरान उसने बहुत मासूमाना अंदाज में गर्दन झुकाकर और आवाज़ को धीमा करके हमसे पूछा कि अंकल, क्या इस घर में आपके अलावा कोई और मर्द भी रहता है? उसके ये सवाल सुनकर मैं और मेरी बीवी कुछ लम्हों के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उस वक्त हमारे जहन के किसी गोशे में भी कोई शक नहीं आया, बल्कि हमें यही लगा कि एक मुसीबत और सदमे से गुजरी हुई लड़की का ऐसा सवाल पूछना बिल्कुल फितरी है। हमने यही सोचा कि शायद वो इसलिए घबराई हुई है और ये यकीन दहानी चाहती है कि घर में और कोई अजनबी मर्द ना हो जो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा सके या जिससे उसे दोबारा किसी खतरे का एहसास हो। मेरी बीवी ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और इंतहाई शफकत से बोली कि बेटी तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, इस घर में मेरे शौहर के अलावा और कोई मर्द नहीं है।
सिर्फ हम दोनों मियाँ बीवी और हमारे 2 छोटे बच्चे हैं। तुम यहाँ पर अपने घर की तरह बिल्कुल महफूज हो। लड़की ने यह सुनकर एक लंबी सांस ली और अपने चेहरे पर इत्मीनान के तस्वीरात लाते हुए हमारा शुक्रिया अदा किया। इसके बाद हमने उसे मेहमान खाने में सोने के लिए कहा और ख़ुद भी अपने कमरे में चले आए। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन ज़हनी तनाव की वजह से मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ बार बार इसी वाक़े के बारे में सोच रहा था। रात का सन्नाटा मज़ीद गहरा हो चुका था और घर में मुकम्मल खामोशी थी। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे कमरे के बाहर राहदारी में कोई हल्की सी आहट हुई हो। यूँ महसूस हुआ जैसे कोई बिल्कुल धीमे कदमों से फर्श पर चल रहा हो। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और कान लगाकर आवाज़ सुनने की कोशिश की। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई, लेकिन फिर मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे हमारे कमरे के नेमवा दरवाजे के पास से कोई साया गुजरा हो और किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की हो। मुझे झुरझुरी सी आ गई और जिस्म में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, क्योंकि मैं खुद भी रात के वाक़े की वजह से काफ़ी परेशान था। इसी असना में मेरी बीवी निदा की भी आँख खुल गई। उसने मुझे बिस्तर पर बैठा देखकर परेशानी से पूछा कि क्या हुआ, आप अभी तक सोए नहीं? मैंने धीमी आवाज़ में उससे कहा कि मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर राहदारी में कोई चल रहा है या दरवाजे के पास कोई साया है, जैसे कोई हमारी जासूसी कर रहा हो। निदा ये सुनकर मज़ीद खौफज़दा हो गई और उसने मेरा बाजू मजबूती से पकड़ लिया। उसने डरी हुई आवाज़ में कहा कि सच कहूँ तो मुझे भी 1-2 बार ऐसा ही महसूस हुआ है, जैसे कोई खामोशी से चल रहा हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे अब भी अजीब सा डर लग रहा है। क्या हमने रात को इस तरह एक बिल्कुल अजनबी लड़की को अपने घर में पनाह देकर कोई गलती तो नहीं कर दी? आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। अगर इसके पीछे कोई ख़तरनाक लोग हुए या इस कहानी में कोई और चक्कर हुआ तो हम क्या करेंगे? मैंने निदा की बात सुनकर उसे तसल्ली देने की कोशिश की कि तुम बिला वजह ज़्यादा सोच रही हो। वो डरी हुई लड़की बस कमरे में बेचैन होकर टहल रही होगी। हमें एक बेसहारा की मदद करके अब इस तरह के शक व शुबहात दिल में नहीं लाने चाहिए। मैंने निदा को सुलाने की कोशिश की और ख़ुद भी सो गया। सुबह तकरीबन 6 बजे मेरी आँख खुली। रात भर के वाक़े की वजह से ज़हन पर एक बोझ सा था, इसलिए मैं फ़ौरन उठा ताकि जाकर देखूं कि लड़की जाग गई है या अभी तक सो रही है। मैंने ड्राइंग रूम का रुख किया तो वो बिल्कुल खाली था। बिस्तर वैसे ही बिछा हुआ था और लड़की वहाँ मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा शायद वो वॉशरूम गई होगी या किचन में निदा के पास होगी। इतने में निदा अपने कमरे से बाहर आई। उसने भी ताज्जुब से पूछा कि वो लड़की कहाँ गई। हमें लगा कि शायद वो सुबह सवेरे बगैर बताए निकल गई है। मैंने कहा कि मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए कि मरकज़ी दरवाज़ा खुला है या बंद है। जैसे ही मैं राहदारी से होता हुआ मरकज़ी लोहे के दरवाजे के पास पहुंचा और मैंने अंदरूनी लॉक खोलकर मरकज़ी दरवाज़ा थोड़ा सा सिरकाया, बाहर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। दरवाजे के बिल्कुल बाहर 3 से 4 मुसल्लह और हटे कटे अफराद खड़े थे और उनके साथ वही लड़की भी मुस्कुराती हुई खड़ी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, ये दरवाज़ा दोबारा बंद करने की कोशिश करता। इन अलाव से लैस मर्दों ने दरवाजे को ज़ोरदार धक्का दिया और मुझे अंदर गिरा दिया। वो तमाम मुसल्लह अफराद तलाशी लेते हुए फ़ौरन घर के अंदर दाखिल हो गए और अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं सख्त सदमे और खौफ की हालत में ज़मीन पर पड़ा था, जबकि उस लड़की के चेहरे पर रात वाला खौफ और मासूमियत नाम की कोई चीज़ भी नहीं थी। एक शातिराना मुस्कुराहट के साथ अंदर आई। उसके हाथ में एक छोटा सा खुफिया मोबाइल फ़ोन था, जिसने रात को अपने कपड़ों में छुपा रखा था। उसने अपने साथियों से कहा कि घर में सिर्फ यही 2 मियाँ बीवी और इनके बच्चे हैं, बाकी कोई नहीं है। सब कोई ड्राइंग रूम और ऊपर वाले कमरों के सेफ में मौजूद है। तब जाकर मुझ पर यह खौफनाक हकीकत खुली कि ये कोई मज़लूम लड़की नहीं थी, बल्कि एक पेशावर डाकू गैंग का हिस्सा थी, जो रात को बेसहारा और डरी हुई औरत का ड्रामा रचाकर शरीफ लोगों के घरों में पनाह लेती थी और अंदर की तमाम मालूमात, माली हालत और घर के अफराद की तादाद देकर अपने साथियों को लोकेशन और इशारा भेज देती थी। इन मुसल्लह डाकुओं ने मुझे और मेरी बीवी को पिस्टल की नोक पर यरगमाल बना लिया। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर निदा पूरी तरह रो रही थी, लेकिन इन बेरहम लुटेरों के चेहरों पर ज़रा भी तरस नहीं था। उन्होंने हमारे हाथ और मुंह कपड़े से बांध दिए और घर की अलमारियां, सेफ और दराजें खंगालना शुरू कर दी। वो लड़की खुद निदा के ज़ेवरात का डिब्बा और नकद रकम तलाश करने में उनकी रहनुमाई करी थी। उन्होंने कुछ ही देर में हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, मेरी बीवी के तमाम सोने के ज़ेवरात, घर में मौजूद नकद रकम और तमाम महंगे मोबाइल फ़ोन्स और कीमती अशिया एक बड़े बैग में भर ली। जाते जाते उन्होंने हमें एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी लगाकर फ़रार हो गया। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद जब मैंने किसी तरह अपने हाथ खोले और कमरे का दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकला, तो पूरा घर बिखरा हुआ था और हमारी मेहनत की कमाई लुट चुकी थी। हमने फ़ौरन पड़ोसियों की मदद से पुलिस को इत्तला दी और उनकी आमद पर तमाम तफसीलात दर्ज करवाईं। पुलिस अफीसर ने बताया कि यह एक इंतहाई शातिर और मुनज़्ज़म गैंग है, जो अजनबी और हमदर्द लोगों की इंसानियत का फ़ायदा उठाकर उन्हें लूटता है। और इस शहर में इस तरह की कई वारदातें पहले भी हो चुकी हैं। उस दिन के बाद से हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया और हमारे दिलो दिमाग पर एक गहरा खौफ बैठ गया।
हमने तो सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक बेसहारा लड़की को अपना दी थी, लेकिन इस नेकी के बदले में हमें इतनी बड़ी सज़ा मिली कि हमारा सब कुछ लुट गया। इस वाक़े ने मुझे एक तल्ख़ और दर्दनाक सबक सिखाया कि आज के दौर में सिफ़ात इंसानियत और हमदर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब ज़माना इस कदर ख़राब हो चुका है कि ज़ाहिर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। किसी औरत की मज़लूमियत, उसके आंसू और उसकी फ़रियाद भी बाज़ औक़ात एक खौफनाक जाल हो सकती है। इंसानियत का तकाज़ा अपनी जगह, लेकिन मौजूदा दौर में अंधा भरोसा करना और बग़ैर तस्दीक के किसी अजनबी के लिए अपने घर के दरवाज़े खोलना अपनी और अपने घर वालों की ज़िंदगी को दाव पर लगाने के मुतरादिफ है। उस रात के बाद से जब भी दरवाजे की घंटी बजती है तो हमदर्दी की बजाय सबसे पहले खौफ और शक दिल में पैदा होता है, क्योंकि इस दौर में नेकी करना भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। दोस्तों, आपकी स्टोरी के बारे में क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मुलाकात होगी कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।